श्रोताओं के ताल्लुक़ है। डॉक्टर QH खान एक नशिस्त में यतीम खाना के मुजव्वज़ा प्लैटिनम जुबली तकरीब की तफसील बयान कर रहे थे। उसी दरमियान ये बात सामने आई कि इस यतीम खाने का अज़ अव्वल ता हाल कोई जामे और मुफस्सिल रिकॉर्ड यकजा नहीं है। अगर ये रिकॉर्ड मौजूद होता तो आवाम के सामने इसे पेश किया जा सकता था। फिर ये भी मसला सामने आया कि अगर कोशिश की जाए और तमाम वाक़यात को कलमबंद भी कर दिया जाए तो भी उसकी पेशकश की क्या सूरत होगी। नाचीज़ उस नशिस्त में शामिल था। मैंने कहा कि मौजूदा साइंसी दौर में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक अपनी बातों को पहुँचाने का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बढ़कर कोई दूसरा मीडिया नहीं है। लिहाजा अगर लोगों से हालात की तफसीलात लेकर इस यतीम खाना पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी जाए तो ये एक तरफ तो तकरीबन मुकम्मल रिकॉर्ड बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक कम से कम वक्त में सारी तफसीलात भी आ जाएंगी। काफ़ी गौर खौस के बाद तमाम लोगों ने मेरी राय से इत्तफाक किया और डॉक्टर साहब ने इस काम की ज़िम्मेदारी भी मेरे ही सर डाल दी। इस काम के लिए मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुराने लिटरेचर को खंगालना पड़ा, मरहूम इनायत खां से मुंसलिक और मुताल्लिक़ लोगों से मिलना पड़ा और तब जाकर कुछ तफसीलात इकट्ठा हुई। इस सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब के अलावा जनाब खुर्शीद आलम साहब, जनाब अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, डॉक्टर एम खान, डॉक्टर मतीउल्लाह और तौफीक खान साहिबान ने मेरी काफ़ी रहनुमाई की। एक और नौजवान मज़हर खान भी मेरे सामने लायक सद मुबारकबाद है, जिसने इस फिल्म की तैयारी में मेरी भरपूर मदद की और सारे अखराजात खुद बर्दाश्त किए। बहरहाल अब फिल्म आपके सामने है। अगर पसंद आई तो शुक्रिया और अगर नापसंद हुई तो मुआज़रत। खुदा के नूर का परतो यतीम खाना है, हर एक शख्स पे हमारा फर्ज है लेना खबर यतीमों की, अनायतों की है तालिब नजर यतीमों की, दुआएं लेते रहे हम अगर यतीमों की, कभी कठिन न हो कोई डगर यतीमों की, जो बेसहारे हैं उनका ये आशियाना है, खुदा के नूर का परतो यतीम खाना है, हर एक शख्स के ये बच्चे प्यार के भूखे हैं, इनसे प्यार करें, इन्हें भी अपने ही बच्चों में हम शुमार करें, खुलूस दें इन्हें और ये रास्ता गया शहर से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर एक कस्बा चेरकी को जाता है। चेरकी दो बातों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तो इसका बाज़ार जहां हर सनीचर को जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है, और दूसरे यहाँ मौजूद यतीम खाना। यतीम खाना की 75 साला तारीख़ एक जर्री, हौसलामंद, साहिब नज़र, वक्त शनास, मुजाहिद हक़ और मर्द मोमिन के अज़्म और हौसले की मदहून मिन्नत है। उस मुजाहिद हक़ और इल्म दोस्त मर्द मोमिन का नाम था मुंशी इनायत खान।
سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ان کا بویا ہوا بیج کافی باراور ثابت ہوا ہے، جو ہر جہاں جانب سے داد تحسین حاصل کر رہا ہے۔ عام جو نوعیت کے مدارس ہیں یا یتیم خانے ہیں، وہاں سے بچے جو طالب علم فارغ ہوتے ہیں، ان پر آپ دیکھیے گا کہ محدود نظری سی ان کے خیالات میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ صحیح ڈھنگ سے سوچنے اور سمجھنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے کہ اپنے کو سماج میں دبا محسوس کرتے ہیں۔ انکساری ان کے اندر اتنی بھر دی جاتی ہے کہ وہ انکساری ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ جب باہر آتا ہے تو اپنی پہچان بناتا ہے۔ ابھی ہم نے قاسمی اسکول میں اسلامک کوئز ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں اس کے بچوں کو جس حوصلے سے شامل ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر انعامات انہی لوگوں نے حاصل کیے۔ تو یہ دراصل ان منتظمین کی کوشش ہے جن کے سامنے ایک بڑا موقف، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر جس کو عام طور پر مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس لیے یہ ایک نہج پر کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک بڑا موقف، اور ہم کو یقیناً اس میں تعاون دینا چاہیے۔ ہم اس لیے اس ادارے کی مدد کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کے ہمارے قوم کے مستقبل کا ضامن بنے۔ طالب علم جو ہیں آگے چل کے کچھ اچھا کریں، اور مجھے امید ہے یہ آگے چل کے کچھ اچھا ہی کریں گے، کیونکہ یہاں کا مینجمنٹ بہت اچھا ہے اور یہاں ہر چیز کی سہولت سے بالکل گھر کی طرح ہے، اور اسی وجہ سے میں یہاں ڈونیشن دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جہاں زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اس ادارہ کے بارے میں آپ کی پرسنل رائے ہے؟ یتیم خانہ کے صدر ڈاکٹر متی اللہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی ٹیم جتنا کام کر رہی ہے وہ اس سے مطمئن ضرور ہیں، مگر ان کی خواہش ہے کہ یہ ادارہ مقبولیت کے آسمان تک جا پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم اس ادارہ کو ایک مثالی ادارہ ضرور بنائے گی۔ آج تک نباہ اولا کر دیا سرکار دوارا مدینہ کی۔ آپ نے بھی کچھ مدد کی ان کے؟ آج تک کر رہے ہیں، کس طرح سے؟ جیسے چندے وغیرہ کے لیے، یتیم بچوں کی امداد کے لیے، جی سمجھا۔ آج تک جو ہم سے بن رہا سال میں 300 400 500 جہاں تک بن رہا بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں۔ ابھی یتیم خانہ جس طرح چل رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں اچھی طرح چل رہا ہے؟ ہاں۔ اب 1857 ناکامی کے بعد جب آزادی کے متوالے شکست خوردگی کے احساس کے بوجھ تلے دبے کرا رہے تھے، اس وقت انگریزی اقتدار کا پایہ تخت ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کے علمی، تہذیبی اور روایتی اثاثہ کی پائمالی کے لیے نئے نئے اقدامات کر رہا تھا۔ انگریزوں کا خاص مقصد ہندوستانیوں کو جاہلیت کے غار عمیق میں خوابیدہ رکھنا تھا، تاکہ یہ قوم ذہنی اور سائنسی ارتقاء سے محروم رہے۔ انگریزوں کے اسی خوفناک اور مکروہ دور اقتدار میں 1916 کا وہ عہد بھی شامل ہے جب ایک معمولی گاؤں کے غیر معمولی عنایت خان کے ذہن کے پردے پر ایک ایسے ادارہ کا عکس ابھرنے لگا جو اپنی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے یکتا روزگار اور جو قوم کے اندر تعلیمی رجحان کو بڑھاوا دے اور جاہلیت کی تاریکی کو علم کی روشنی سے پوری طرح ڈھک دے۔ جانوروں کا تحفظ کرنا، تو ہندوستان میں بھی اس سنستھا نے بہت سے نیشنل پارک بنائے، اور یہ نیشنل پارک جو ہے مختلف اسٹیٹس میں ہے، جیسے بہار میں ہزاری باغ نیشنل پارک وائلڈ اینیمل،
समझ में आया? इसमें मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर रखे गए। उसके बाद यूपी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हर मंसूबा का कोई न कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है, मकसद ख़्वाह मुस्बित हो या मनफी, बिला सबब नहीं होता। आखिर वो क्या बात थी जिसने इनायत खां के जहन को इस बुरी तरह झंझोड़ दिया कि उन्होंने यतीम खाना के क़याम का मंसूबा बना लिया। करने में बड़ी काफ़ी दुश्वारी करनी पड़ी। तालीम का ये हाल था कि हिंदू या मुसलमानों के बीच में पूरे इलाके में शरघाटी या मुखिया बिल्कुल तालीम नहीं थी। यहाँ तक था कि एक हमारे सैयद उमर दराज साहब मास्टर, वो इंग्लिश उर्दू हिंदी की यकता मैंने सलाहियत रखते थे और लोग टेलीग्राम और ख़त लिखवाने के लिए उनके यहाँ आते थे और सारे हिंदू और मुसलमान सभी उसी राज में पढ़ते थे। ज़मींदार सेक्शन का ये ख्याल था कि अगर आम तालीम होगी तो हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग वो नहीं होंगे, इसलिए वो एक सेक्शन था जो तालीम के मुखातब था। खुद मेरे गांव का ये हाल था कि एक बच्चा पढ़ा हुआ नहीं था। वालिद साहब की इस तरह से मुखातिब लोगों ने की, का खाना भेज दिया इस तालीम को फैलाने के लिए कि लड़कियों को अगर पढ़ाओगे तो ये ख़त लिखना लगेंगे और वो एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, लड़कों को भी तालीम पढ़ाना मतलब वो यहूदी अंग्रेज बनाना, इस तरह की बदतरीन मुखालिफ। बात क्या, अगर इनायत खां तनहा अगर करना चाहते इस इदारे को नहीं कर सकते। इनके बहुत ज़बरदस्त और शिबा सालार सैयद मोहम्मद दराज साहब और सैयद नादिर बड़े होने के बाद मालूम हुआ कि मेरे दादा नहीं चाहते थे पढ़े, जैसे और लड़के तो नहीं पढ़ते, खेल कूद करते हैं, वैसे ये भी खेल कूद करें, अपना खाए पिए। मैं पढ़ाने का तो रुझान नहीं था दादा का, चाहते थे कि सब लड़के नहीं पढ़े, ये भी ऐसे ही रहे। उसी बात पर नाराज़ होकर के मेरे वालिद सब कलकत्ता चले गए। वो अपने मामू के यहाँ वहाँ ठहरे तो अपने से पढ़ना शुरू किया उन्होंने। और फिर लोगों से पूछते थे, जैसे कोई दफ्तर में काम करते थे क्लर्क वगैरह, तो उनसे पूछते भाई इधर बतला दीजिए इसके मानी क्या होगा, इसके मानी क्या होगा, तो सब उन्होंने बतलाया। तो वो चाहते थे कि नहीं कि इलाके में पूरा जाहिर है, सब कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। वो चाहते थे कि सब पढ़ लिख रहे हैं, हिंदू मुसलमान जितने हैं सब पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बन जाए, अच्छे शहरी बन जाए। और इसीलिए उन्होंने ये तिमखाना कायम किया कि 2 यतीम बच्चे थे, एक मुस्लिम नाम था, एक नाजिर हुसैन, ये दोनों को कलकत्ता ले गए। कलकत्ता ले जाके माँ उन लोगों ने कहा कि गया में कि तिमखाना है, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि नहीं कोई ये तिमखाना नहीं है। तो उन्होंने गुलाम हैदर खां वकील थे, कल्पना जिसका आई है, उनको लिखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं कोई तिमखाना नहीं है। तब उन्होंने कहा करे हम कहा तो उन लोगों ने झूठ मान लिया, तो हम तिमखाना कायम करें ताकि इस इलाके में रोशनी फैल जाए उनकी और लोग पढ़ लिख करके अच्छे से बन जाए। नहीं बन रहा। हटाइए आदमी को जरा सा। गोया मोहम्मद मुरसलीन नाम के एक लड़के की बेबसी इनायत खां के जिगर को पारा पारा कर गई, जिसका दाखला पड़ोस के गांव में वाक़े मदरसा में कर न हो पाया कि वहाँ इस नादार के खाने पीने का कोई नज़्म नहीं था। ये बच्चे प्यार के भूखे हैं, इनसे प्यार करें, इन्हें भी अपने ही बच्चों में हम शुमार करें, खुलूस दें इन्हें और मालो सर निसार करें। चमन की लाज है ये इनको पुर बहार करें, शऊर इल्म हुनर का ये कारखाना है, खुदा के नूर का पर तो यतीम खाना है, हर एक शख्स के से करीब ही
गांव कलोना के बाशिंदा थे। उनके वालिद यासीन खान उस अहद के मिजाज के ऐन मुताबिक तालीमी रुझान से बेनियाज काश्तकारी को ही ज़रिए हुसूल रिज़्क़ समझते थे। अपने मकान में वो अपने 2 बेटों क़य्यूम खान और उनके साथ इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन किस बात पर इनायत खान अपने वालिद से नाराज़ हो गए और उन्होंने गांव छोड़ दिया। कहा जाता है कि आपके वालिद मोहतरम जनाब इनायत खान साहब अपने वालिद मोहतरम यानी आपके दादा हुजूर की किसी बात पर नाराज़ होकर कलकत्ता चले गए। जी हाँ, उनकी नाराज़गी का सबब क्या? मेरे दादा हुजूर लेबर के डॉक लेबर के सरदार थे कलकत्ता में, और उस ज़माने में क्या, इस ज़माने में भी पढ़ा लिखा था भी कुछ कुछ लोगों का कहना है कि टॉडी जो है वो बहुत ही सेहतमंदी चीज़ के लिए है। वो उसके शौकीन थे। वालिद साहब ने जब होश गोश किया तो उन्हें मना किया कि आप इस पैसे को बर्बाद इस तरह से न करें, तो उनको घर से निकाल दिया। और वालिद साहब किसी से 5 रुपये लेकर कलकत्ता गए। खुद भी वो ग्रैंड होटल में एज ए वेटर काम करते रहे। उनको तालीम की इस कदर हमदर्दी थी और इलाके में तालीम फैलाने की कि वो खुद स्ट्रीट लाइट में पढ़ते रहे। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि शायद ये शख्स बड़ा गहीन होते है तो काफ़ी मदद की। वो मैट्रिकुलेट तो नहीं थे लेकिन सलाहियत उनकी ऐसी थी कि अंग्रेज़ों के बीच में वो वेस्ट बंगाल फायर सर्विस में एज ऑफिसर रहे, और पहली तनख्वाह जो मिली उससे दादा के नाम से ही ज़मीन खरीद कर। और लड़के तो नहीं पढ़ते, खेल कूद करते हैं, और ये भी खेल कूद करें, अपना खाए पिए। मैं पढ़ाने का तो रुझान नहीं था दादा का, चाहते थे कि सब लड़के नहीं पढ़े, ये भी ऐसे ही रहे। उसी बात पर नाराज़ होकर के मेरे वालिद सब कलकत्ता चले गए। कलकत्ता पहुंचकर इनायत खां के दिल में हुसूल इल्म का शौक़ फिर करवटें लेने लगा। लिहाजा उन्होंने हर तरह की मेहनत व मशक्क़त झेलने के लिए खुद को आमादा कर लिया। रात की तारीकी जब किताबों के पढ़ने में माने होती तो महल्ला की शाहराहों की सरकारी रोशनी से इस्तिफ़ादा करते। जहद मुसलसल ने ये दिन भी दिखलाया कि अपनी जाफिशानी और नेकनियती के नतीजे में कलकत्ता ही में रहकर उन्होंने इतनी इल्मी लियाकत हासिल कर ली कि उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी बआसानी समझ सकें और साथ ही इन तमाम ज़बानों में अपने जज्बात का इजहार की शक्ल में कर सकें। खातिर खाह दीनी रुझान के सबब कुरान पाक के कई पारे भी उन्होंने हिफ्ज़ कर लिए। जनवरी 1916 में इनायत खान को कलकत्ता फायर ब्रिगेड में बहैसियत क्लर्क 50 रुपया माहाना की नौकरी मिल गई। अब वो बरसरे रोज़गार हो चुके थे, लिहाजा उनकी ख्वाहिश देरीना एक बार फिर उनके जहन पर एक ऐसे इदारे का अक्स और नक्श मुरतब करने लगी जो जामे कमालात होने के साथ साथ असरी तकाज़ों को पूरा कर सके। लिहाजा इस तसव्वुराती खाका को मानवी शक्ल देने की गर्ज से उन्होंने अक्टूबर 1917 में एक उस्ताद और 2 यतीम बच्चों के साथ 8 आना माहवार किराया खाना की दी। तारीकी और जहालत के इस दौर में ये मौजज़ा उस शख्स का था जिसकी ज़िंदगी खुद एक मौजज़ा थी। तो ऐसा सपोर्ट किया कि वो मरे हुए हैं और उनको सपोर्ट करके हांडी में रख दिया, चूँकि पैदा होने के बाद बच्चा रोता है, वो नहीं रोए। तो हमारे दादा मरहूम अपने एम्प्लॉयर अंग्रेज़ के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें छुट्टी चाहिए। क्यों साहब? तो बच्चा हमारा डेथ कर गया। कैसे समझा बच्चा डेथ कर गया? कहा साहब नहीं रो रहा है। कहा कि जो गर्म पानी अम्बिलिकल कॉर्ड पर दो। जब दिया तो रोने लगे। तो रात भर में चोटियों ने उनके सर के बिल्कुल गोश्त और इसको खा रखा था।
تو اللہ جب جس سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کی حیات بخشتا ہے۔ بتایا کہ اس خستہ حال جھوپڑی میں یہ یتیم خانہ محض 2-2.5 ماہ ہی رہا۔ اسی درمیان یتیم خانہ کے لیے اس کی اپنی زمین خرید لی گئی، گرچہ زمین کی اس خریداری میں عنایت خان اور ان کے ہمدردوں کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ زمین کی اس خریداری میں عبداللہ میاں نامی ایک شخص نے کافی مدد کی، گرچہ وہ اس زمیندار کے گماشتہ تھے جو یتیم خانہ کے قیام کے یکسر مخالف تھے۔ حتیٰ کہ جہاں وہ ملازم تھے میرے والد، ان کے بھی خلاف ہی کام کرتے رہے، ہمیشہ ہاں ملازمت کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیشہ اس ساتھ۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے والد محترم کسی شیخ حنیف صاحب کے یہاں ملازم تھے، اور شیخ حنیف صاحب اس ادارہ کے دشمن تھے۔ اس وقت وہ وہاں ملازمت بھی کر رہے تھے اور ان کی وفاداری ادارہ کے ساتھ بھی تھی۔ وفاداری بھی ہمیشہ ہی بائیں بازو بنے رہے بانی یتیم خانہ کی، ہمیشہ ہمیشہ شروع سے ان کے ساتھ رہے، ہاں ہمیشہ، اور اس کے لیے تن من دھن سے انہوں نے سارا کام۔ کس لیے آپ یہاں؟ یہی راضی ہے کہ منشی جی جو تھے ان کے خاص طور سے زمین اس میں کچھ نہیں تھا، ایک دور نہیں، زمین لوگ سے لے کرتے خانہ میں ہو دیتے، ہاں کہیں 1 روپے کٹھا، کہیں 5 روپے کٹھا، کہیں 2 روپے کٹھا، اسی طرح کر کے دیتے تھے۔ ایک ذمہ دار تھے آپ کے مراد پور کے مانک بابو یعقوب حسین کر کے، وہ بہت خلاف ہوئے، لیکن بڑے بھائی کے نام سے 8 کٹھا اس میں زمین دیا۔ انہوں نے قسم کھلایا ہم لوگ اپنے لے لیا، لگتا قسم کھا کے اپنے لے لیجیے، جی ہاں ہم لوگ اپنے لیے قسم کھلائی، قسم بھی کھا گئے۔ پھر زمین کو لے کے یہی یتیم خانہ دیجیے، یہی سب کریے، یہ میری نام سے لیا گیا۔ ہاں آواز تک ہے، وہ زمین کی قیمت آپ ہی لوگوں نے دی؟ ہاں نہ زمین تو یتیم خانہ دی، قیمت کرناٹ کا 4 روپیہ۔ ہاں اس وقت زمین کی قیمت، پھر بھی جو بھی قیمت لگی ہو اس میں وہ قیمت آپ لوگوں نے کچھ دی؟ نہ زمین کوئی نہ ایک طرح نظر آنا، کچھ نہ وہ گمارتا پہ 2-4 دے کر کے بس اپنا کام کروا لیا۔ آج تک آپ ہاں یتیم یہ خانہ آج کی تک زمین خدمت میں لگے؟ جتنا، ہاں جتنا اس میں اپنا بھی زمین ہم لوگ بھی جیسے 5 بیگھہ تھا زمین، کیا ہے جہاں پر جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے وہاں پر 5 سی جو ہے، ہاں ڈیویسی ہے، وہاں پر 5 بیگھہ زمین ہم لوگ 6 بھائی تھے، ہم لوگ سب مل کے ایک جگہ دی۔ آواز تک ہے، اور زمین جہاں بھی 300 بھی زمین ہمارے بھائی کے 2 بیگھہ تھا، وہ بھی زمین تھوڑا سا زمین لے کر کے وہ بھی دے دیا۔ مانے شروع سے ہم لوگ اسی کے بدولت یقین ہیں، ہم یہ گھر سے اس طرح کچھ مسلم اور کچھ غیر مسلم لوگوں سے زمین کی خریداری کی گئی اور اس پر یتیم خانہ کا اپنا ذاتی کھپڑا پوش مکان تعمیر کر دیا گیا۔ یہ ننھے ننھے ستارے وطن کی عزت ہے، ہماری ملت بیضا کی ایک امانت ہے، رسول پاک کے آغوش کی بھی زینت ہے، بروز حشر بھی یہ موجب شفاعت ہے، نبی کے سارے شہیدوں کا یہ ٹھکانہ ہے، خدا کے نور کا پردو یتیم خانہ ہے، ہر ایک شخص کے لب پر یہی ترانہ ہے، ہر ایک شخص۔ اس میں چیئرمین گیا ڈسٹرکٹ بورڈ نے یتیم خانہ کے نام 5 روپیہ ماہانہ وظیفہ جاری کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ وظیفہ بند ہو گیا۔ بعد میں کافی خط و کتابت کرنے کے بعد اس وقت کے وزیر تعلیم
सैयद महमूद साहब की सिफारिश के बाद न सिर्फ ये दोबारा जारी हुआ बल्कि 10 रुपये के इजाफी रकम के साथ ये स्टाइपेंड 15 रुपया माहाना हो गया और साथ ही इसका इल्हाक प्राइमरी दर्जे तक कर दिया गया। ये दुनिया के किसी भी खित्ते के हों, उनकी फितरत यकसां होती है। उनके दिल गुदाज और तबीयत फितरी तौर पर हसास होती है, मगर यही मासूम बच्चे अगर यतीम हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा हसास हो जाते हैं। वो जज्बों को किसी बालिग शख्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा समझते और महसूस। बच्चे ऐसी नन्ही कलियां हैं, ऐसी कोपलें हैं जिन्हें एक दिन फूल बनकर इस गुलिस्तान में महकना है। लेकिन ये नन्ही कलियां फूल तो उसी वक्त बनती हैं जब उनकी मुनासिब नश्व नुमा होती है। समझदार लोग अच्छा फूल हासिल करने के लिए अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते हैं, मगर उन कलियों का मुस्तकबल क्या है जिनकी देख रेख के लिए कोई माली नहीं हो। यतीम बच्चों की अगर सरपरस्ती न की जाए तो उनकी हालत भी उन कलियों जैसी होगी जो मुनासिब देखभाल की गैर मौजूदगी में कभी फूल नहीं बन पाती। खानमा बर्बाद, बेसहारा, मजबूर और बेबस यतीमों की तालीम व तरबियत, उनकी ज़हनी नश्व नुमा, उनकी आबादकारी और उनकी सलाहियतों को उजागर करने की ज़िम्मेदारी समाज और उसके हर फ़र्द पर आयद है। कुछ लोग इन मासूमों की इनफरादी मदद करते हैं तो कुछ लोग इसके लिए अनाथालय और यतीम खाना का क़याम करते हैं। यतीम खाना का अपना मकान बन जाने के बाद एक रोज़ इनायत खां के पीरो मुर्शिद मौलाना उबैदुल्लाह साहब तूरी अपने चंद साथियों के साथ यतीम खाना में तशरीफ़ लाए। उन्होंने यतीम खाना के लिए इनायत खां साहब को मुबारकबाद दी, लेकिन यतीम खाना में मस्जिद की कमी उन्हें खटक रही थी। नमाज पढ़ने की जगह न पाकर वो अपने साथियों के साथ नदी किनारे एक छोटे से मैदान में गए और वहाँ असर की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने खुदा से दुआ की कि बारे इलाह अपने किसी बंदा को तौफीक अता फरमा कि वो इस यतीम खाना में एक मस्जिद तामीर करा दे। मौलाना की ये दुआ बारगाह खुदावंदी में कबूल हुई। ख्वाजा ग़ियासुद्दीन साहब, मालिक पंजाब मोटर सर्विस ने अपने वालिद सैफुद्दीन मरहूम की याद में एक मस्जिद तामीर कराने का इरादा किया और न जाने क्या सोचकर उन्होंने इसके लिए इसी यतीम खाना की अहाता का इंतखाब किया। बिलाखिर 1948 में एक शानदार मस्जिद तामीर हुई और कस्बा चेरकी के मुसलमानों के दिल उस वक्त खुशी से धड़क उठे जब इस मस्जिद में पहली बार अजान की आवाज़ गूंजी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
اکبر لا الہ الا اللہ. ہر قوم میں میر جعفر اور میر صادق کسی نہ کسی روپ میں ضرور رہے ہیں. ان کے پیش نظر کبھی ذاتی مفاد رہا ہے تو کبھی کوئی نظریہ جس کی وجہ سے وہ قوم و ملت کے دشمنوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. یہ محض اتفاق تھا یا کاتب تقدیر نے جو کچھ بھی لکھا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا. پاؤں کی گردش اور حوصلوں کی آزمائش ابھی باقی تھی. ایک دن یتیم خانہ کا وہ بھی آیا جب یہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں. ادارہ کے مخالفین نے یتیم خانہ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ عنایت خان کے حق میں ہو رہا تھا. آزادی سے کچھ ہی دنوں قبل مسلم لیگ کے دفتر سے ایک اعلانیہ شائع ہوا کہ گیا میں ایک صنعتی یتیم خانہ قائم کیا جائے گا. عنایت خان مسلم لیگ کے لوگوں سے ملے اور انہیں سمجھایا کہ ایک ہی شہر میں 2 یتیم خانوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یا تو آپ یہ پروگرام رد کر دیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے یتیم خانہ کو تحلیل کر دوں. آنکھ کے اندھے تو کسی طرح گزارا کر ہی لیتے ہیں، لیکن اصل مصیبت عقل کے اندھوں کی ہوتی ہے جنہیں سب کچھ نظر آتا ہے پھر بھی وہ اصل بصارت سے محروم رہتے ہیں. لوگوں نے عنایت خان کی اس پیشکش کو نامنظور کر دیا اور اپنی بات پر ڈٹے رہے. جس دن گیا میں صنعتی یتیم خانہ کھولنے کی تاریخ مقرر تھی، ٹھیک اسی روز عنایت خان تقریباً 30-32 یتیموں کو بیل گاڑی میں بٹھا کر گیا لے گئے، جہاں مختلف شاہراہوں پر یہ معصوم بچے احتجاج کر رہے تھے کہ یا اللہ کوئی نہیں. یہ کیوں کر ممکن تھا کہ بے سہارا اور یتیم بچے خدا سے فریاد کریں کہ ہمارا کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا کوئی وسیلہ نہ نکالے. عنایت خان ان بچوں کو لے کر ڈاکٹر ابوالخیر صاحب کے پاس گئے. جو کل تک بازیچے اطفال تھا آج یہ عوام سے اپنی حیثیت منوا چکا ہے. کھپڑا پوش مکان پختہ ہو چکا ہے. موجودہ پوزیشن میں اس یتیم خانے میں ایک ہائی اسکول، مڈل اسکول، ایک علامہ اقبال ہاسٹل اور ایک علامہ شبلی ہاسٹل. محمد علی اکیڈمی نام کی ایک لائبریری، جہاں رسائل، متفرقات
अंग्रेज़ी अदब, हिंदी अदब, बच्चों के लिए किताबें, लिटरेचर, और दूसरी तारीख़ वग़ैरह की किताबें बच्चों के और दूसरे हजरात के इस्तिफ़ादा के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी कायम है जो लड़कों की तालीम और तरबियत, इल्मी लियाकत और सलाहियत को उजागर करने के लिए हमा वक्त कोशां है। ये काम कोई जादू की छड़ी के ज़रिए अमल में नहीं आया, बल्कि मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ हजरात ने बहैसियत सेक्रेटरी अपनी ज़ेर निगरानी बतदरीज तरक्की के मुख्तलिफ़ मराहिल यके बाद दीगरे तय किए। इनायत खान साहब 1958 तक, कलाम हैदरी साहब 58 से 65, नसीरुद्दीन खान 65 से 85, खुर्शीद आलम 85 से 89 और डॉक्टर QH खान 1989 से अब तक बहैसियत सेक्रेटरी इस इदारा की तरक्की में लगे हुए हैं। हर सुबह बाद नमाज फजर लड़के अपने उस्तादों के साथ दुआ में शामिल होते हैं। जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, दूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। लड़के फिर अपने अपने क्लास में अपनी उस मंजिल की तलाश के लिए दाखिल हो जाते हैं जो उनका मुस्तकबिल है। टीचर अगर यहाँ एक तरफ तालीम देने में मसरूफ़ हैं तो हर जुमेरात और जुमा लड़कों को सेहतमंद रखने के लिए मौजूदा तरीके से PT भी कराया जाता है। शुरू करेंगे, शुरू कर, 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 बस 1 दूसरा दूसरी के साथ 1 2 दूसरी के साथ 1 2 3 1 आज इस यतीम खाना के लड़के दूसरे मदारिस और स्कूल के तलबा से बेहतर रिज़ल्ट दे रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि वो तकरीबन हर शोबा में काफ़ी एक्टिव हैं।
मेरा ख्याल है कि आप इस इदारे में काफ़ी अरसे से बहैसियत डायरेक्टर काम कर रहे हैं। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी डायरेक्टरशिप में इस इदारे में क्या क्या तरक्की हुई? मैं 1985 से बाज़ाब्ते डायरेक्टरशिप का अहदा संभाला और जब से अब तक इस ओहदे पर फाइज हूँ। यूँ तो इस इदारे से बहुत बचपन ही से यानी 1945 से ही मुंसलिक हूँ, लेकिन जहाँ तक 1985 से काम करने का सवाल है तो उस सिलसिले में मैं ये कहना पसंद करूँगा कि तालीमी और तहजीबी तरक्की तो बहरहाल हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ा है। हाई स्कूल की शक्ल में इसकी बुनियाद पड़ी थी गरचे 1980 में, लेकिन वो बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा था। अब माशाल्लाह 1985 से या उसके बाद से इसमें लड़कों का भी इजाफा हुआ है, रिज़ल्ट में भी शानदारी आई है और ये कहना बिला मुबालगा सही है कि तकरीबन 99% तलबा हाई स्कूल में तालीम पा रहे हैं और रिज़ल्ट भी अपना अच्छा कर रहे हैं। अभी इस साल का ही रिज़ल्ट अगर लिया जाए तो तकरीबन 29 लड़कों में 18 लड़के फर्स्ट डिवीज़न में और बाकी सेकंड डिवीज़न में पास हुए हैं, यानी यहाँ का रिज़ल्ट 100% 100% रहा है। उसके अलावा तामीराती काम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसकी भी शानदार मिसाल कायम हुई है और आप खुद देख रहे हैं कि जितनी इमारतें अल्लामा इकबाल हॉस्टल की बनी हैं वो 1985 के बाद ही बनी हैं। उसके अलावा एक इंडस्ट्रियल स्कूल का भी क़याम अमल में आया है और उसमें 4 ट्रेड्स जो रखे गए हैं तो उसमें एक ट्रेड जो वेल्डिंग का है वो बाज़ाब्ते काम कर रहा है। इस सूरत हाल से ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि 1985 से इस इदारे में काफ़ी तरक्की हुई है। सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की मौजूदगी के बावजूद आखिर वो कौन सी ऐसी बात आ गई जिसमें यहाँ डायरेक्टर का एक पोस्ट भी बनाना मुनासिब हुआ? ये इसलिए हुआ कि मजलिस इंतज़ामिया ने महसूस किया कि इस इदारे को जो इतना पुराना हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जब गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन की बात आई तो उसके कवायद और ज़वाबित के मुताबिक एक डायरेक्टर के पोस्ट की भी ज़रूरत महसूस की। कमज़ोर लम्हे हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, मगर मासूम बच्चे जब यतीम हो जाते हैं तो माँ बाप की महरूमी उनके जहन में एक खलिश बनकर नेहा खाने दिल में विराजमान रहती है। यतीम खाना इस्लामिया चेर की उन मायूस बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरगीब दे रहा है। वक्त और हालात से नब्र आज़मा होने की तलकीन कर रहा है। आज इस यतीम खाना में तकरीबन 300 तलबा हैं जो चेरकी और उसके इतराफ़ के अलावा गया, नवादा, बिहार शरीफ, रावलकिला, पटना और रांची से हुसूल तालीम के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये बात अगर एक तरफ इस यतीम खाना की मकबूलियत का सबूत है तो दूसरी तरफ एक मसला भी, पैसे का मसला, खर्च का मसला, आमदनी का मसला। इदारा का खर्च एक साल में तकरीबन कितना आता है और उसका तखमीना क्या है और उसकी आमदनी की सूरत क्या है? अखराजात बढ़ते रहते हैं। गुज़श्ता 7 साल से यानी 1985 से लेकर 1991-92 तक हमने हर साल आमद व खर्च का गोशवारा शाया किया। उस गोशवारे से आपको पता लग जाएगा कि अखराजात हमेशा बढ़ते गए। अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 5 लाख रुपए सालाने का खर्च होता है। हम ये 5 लाख रुपए आवाम देती है, आवाम को इनकरेजमेंट है, आवाम को इस बात का फेथ है कि हम उनका जो रुपये लेते हैं वो सही मसरफ में खर्च करें। चुनांचे आप ये महसूस करेंगे गोशवारों को सामने रखने के बाद कि हर मर्द में, चाहे वो मर्द हो चिरन कुर्बानी का,
یا وہ مد ہو زکوٰۃ کا یا وہ مد ہو عطیات کا یا کوئی بھی دوسرا مد ہو، ہر مد میں گزشتہ 7 سال کے عرصے میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے دل کھول کر کے ادارے کی امداد کی۔ اس سلسلے میں ایک بات میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مالیات جو ہوتی ہے وہ ادارہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگر ادارہ میں مالیات کمزور ہو جائے تو وہ ادارہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اس بات کو بھی ذہن میں صاف رکھیے گا کہ مانگنے کا سلسلہ زیادہ دن تک دراز نہیں کیا جا سکتا، نہ تو دینے والا